Good morning, dear students. In this video lecture, I am going to discuss the laws of chemical combination. Means हम वो सभी लॉ यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर फॉलो किए जाते हैं या केमिकल रिएक्शंस के अंदर फॉलो किए जाते हैं। तो ये कौन कौन से लॉज हैं एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इन सभी को ब्रीफली। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड इज़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इन चार लॉ के अलावा एक और लॉ है दैट इज़ नोन एज गेल-यूजेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम कॉम्बिनेशन, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। लेकिन यहाँ कंटेंट्स के अंदर वो नहीं दिया गया क्योंकि वो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है। तो बच्चों सबसे पहली स्लाइड में हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप सभी ने पहले ही पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स कंजर्व होना। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं उनका मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है, प्रोडक्ट्स की मास के इक्वल होगा। अब देखें यहाँ पे जैसे हमने लिया है एच को हीट करके डिकम्पोज किया गया है। डिकम्पोज कर रहे हैं तो एच प्रोड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। अगर अपन मास की बात करें तो एच का जो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 100 ग्राम आता है। एच का हमारे पास 92.6 और ऑक्सीजन का 7.4 ग्राम। डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये दिया गया है केमिकल रिएक्शन के अंदर कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मास होगा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर वही मास हमारे पास राइट हैंड साइड में होगा। ये हमारे पास गिवन था। लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कभी भी आप देखेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही वो होगा और उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हम बेसिक बात कर लेते हैं इस लॉ के बारे में कि ये लॉ दिया किसने था। एंटोनी लेवोसियर एक साइंटिस्ट था दैट इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो आप आंसर देंगे एंटोनी लेवोसियर। सेकेंड आता है बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब ये कांस्टेंट कंपोजिशन का एक और नाम होता है, इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन भी अपन बोलते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल कंपाउंड उसका सोर्स डिफरेंट हो सकता है लेकिन उसका कंपोजिशन और उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना कि बच्चों हमारे पास H2O है, वाटर। हमने बोला H2O वाटर इज़ टेकन फ्रॉम एनी सोर्स। पानी आप चाहे कहीं से भी ले लीजिए, कोई भी सोर्स हो उसका, वेल से भी हो सकता है, लेक से भी हो सकता है, सी रिवर, कोई भी सोर्स। हमारे घर का पानी, स्कूल का पानी, आपके घर का पानी, अगर वो पानी है मीन्स H2O है तो उसके अंदर हमेशा कंपोजिशन फिक्स मिलेगी। उसके अंदर हमेशा 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। तो अब आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब यही है कि हमारे पास अगर कोई एक ही केमिकल कंपाउंड है, चाहे उसका सोर्स कोई भी क्यों ना हो, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स मिलेगी। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन अगर H2O के अंदर देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। और मास की अगर अपन बात करें तो मास जो हाइड्रोजन का है वो 2 हो जाएगा बच्चों, और ऑक्सीजन का 1 एटम है तो उसका 16। और अगर हम इनका सिंपलेस्ट रेशो लें तो 1:8 होगा। अब इसके लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं बच्चों। लिमिटेशंस इसकी कहाँ पे आती है, जहाँ पे हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। आप सभी ने पढ़े हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट्स के एटम मिलेंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब हम देख लेते हैं, कार्बन है, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है।
अब CO कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारे पास दो टाइप की CO है। एक CO ऐसी है जिसके अंदर कार्बन 12 वाला है, एक CO ऐसी है जिसके अंदर कार्बन 14 वाला है। अगर हम इनके मास के रेशियो देखें बच्चों, तो फर्स्ट के अंदर हमारा 12:16 आएगा, जबकि सेकंड आइसोटोप के अंदर 14:16 आ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? कंपोजिशन तो डिफरेंट हो गई, लेकिन कंपाउंड सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आइसोटोप्स जहाँ पे होते हैं बच्चों, वहाँ पे ये लॉ फॉलो नहीं होता, मीन्स ये लिमिटेशन शो करता है। जैसे आपने देखा होगा आइसोमर्स, या आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल है, और एक हमारे पास मिथॉक्सी मीथेन एक ईथर है। अगर इन दोनों के अंदर देखें बच्चों, तो 2 ही कार्बन है, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो 6 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में, और 6 ही हाइड्रोजन है राइट साइड में। और ऑक्सीजन की बात करें दोनों के अंदर, ऑक्सीजन सिंगल सिंगल है। लेकिन अगर हम इनके नेचर की बात करें तो कंपाउंड अलग अलग है, इनका नेचर भी अलग अलग है। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन की। नेक्स्ट आता है बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो मल्टीपल का मतलब होता है कि मल्टीपल के अंदर 1 गुना 2 गुना 3 गुना इस तरीके से। तो ये लॉ बोलता है कि हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है, वो आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आप ध्यान से सुने कि हमारे पास एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, इसने मिलके CO भी बनाया और CO2 भी बनाया। तो अगर हम इनके अंदर रेशियो देखें मास की, कार्बन का मास यहाँ पे 12 है बच्चों, और इधर 16 है। इसके अंदर कार्बन 12 है और इसके अंदर ऑक्सीजन 32 है। मीन्स कार्बन का एक कंपाउंड जो है उसमें ऑक्सीजन 16 है, दूसरा है उसके अंदर 32 है। मीन्स एक के अंदर 16 से रिएक्ट कर रहा है, दूसरे के अंदर 32 से रिएक्ट कर रहा है, मीन्स मल्टीपल में रिएक्ट करता है। एक दूसरा एग्जांपल आप देखें, N2O है, NO है, N2O3, वही दो एलिमेंट है, किस किस के? नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के, आपस में कंबाइन किया, अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। अगर हम एक का मास फिक्स कर ले, एक का मास फिक्स करने का मतलब हमने नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया। नाइट्रोजन कितना है? 28, 14 और 28। देखें आप, नाइट्रोजन फर्स्ट के अंदर 2 एटम है नाइट्रोजन के, तो 28 हो गया। दूसरे के अंदर नाइट्रोजन 1 है तो 14 हो गया। थर्ड के अंदर नाइट्रोजन कितना है? 28, क्योंकि 2 एटम है। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट के अंदर भी 16 है, सेकंड के अंदर भी 16 है, थर्ड के अंदर 48 है। क्यों है 48? देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ पे आपके पास एक ही ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है बच्चों। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 3 जा 48। अब हम एक के मास को फिक्स कर लेते हैं। एक का मास फिक्स करने का मतलब हमने नाइट्रोजन का फिक्स कर लिया कि नाइट्रोजन का कम से कम कितना रिएक्ट कर सकता है। तो नाइट्रोजन के एक एटम के अंदर 14 U मास होता है, तो हमने 14 14 14 फिक्स कर लिया। अब दूसरे वाले के कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है? देखो यहाँ पे बच्चों 28 रिएक्ट कर रहा है, कितने के साथ? 16 के साथ। तो 14 के साथ कितना रिएक्ट करेगा? 8। यहाँ पे 14 16, तो 14 16। अब यहाँ पे देखिए 28 48, 28 रिएक्ट कर रहा है 48 के साथ, तो 14 कितने के साथ? उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 24। अब इनका आप मल्टीपल में देखिए कि फर्स्ट के अंदर 8, सेकंड के अंदर 16, थर्ड के अंदर 24। मीन्स फर्स्ट से जितना रिएक्ट कर रहा था सेकंड में उसका डबल है, थर्ड के अंदर 3 गुना है। दैट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास कोई 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इन कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सिंपल मल्टीपल में कंबाइन होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आप देखिए मेरे पास एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करके H2O बना रहे हैं, और हाइड्रोजन और सल्फर रिएक्ट करके H2S बना रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। और सल्फर और ऑक्सीजन भी आपस में रिएक्ट करके SO2 का फॉर्मेशन करेंगे, और इन सभी के अंदर एक सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर होंगे। तो देखो सिंपल सा है, आप इसको समझें कि यहाँ पे हमारा रेशियो है 1:8, यहाँ पे रेशियो 1:16 और यहाँ पे 1:1। तो फर्स्ट 1 1 1 तीनों के अंदर आप देखिए, यहाँ पे 1, ये भी 1 और ये भी 1, तीनों 1 1 1 है। लेकिन जो सेकंड है वो देखिए आप, यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 16। मीन सिंपल मल्टीपल रेशियो के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये लॉ बोलता है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स है A एंड B, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, सॉरी A एंड B सेपरेटली रिएक्ट कर रहे हैं C के साथ,
ए सी के साथ रिएक्ट कर रहा है, बी सी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बोलता है कि ए और बी भी आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। फिफ्थ आता है बच्चों गे-लुज़ैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम कॉम्बिनेशन। ये गैसेस के केस में होता है कि गैसेस हमेशा वॉल्यूम के अंदर रिएक्ट करती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट किया, किसका फॉर्मेशन किया, अमोनिया का। तो यहाँ पे इसका एक वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से कंबाइन करके इसके 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम और क्लोरीन के 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करके HCl के 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन होता है। सो इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम कॉम्बिनेशन। तो बच्चों इन सभी लॉ की जो वीडियो मैंने आपको दी है, इस वीडियो को आप 2 से लेकर 3 बार देखें और इस वीडियो को आप रफ नोटबुक में नोट करते हुए देखें, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, आपको ईजिली समझ आएगा। ओके, थैंक यू।